अब हम ज़रा कुछ सेहत से रिलेटेड बात कर लेते हैं। आज दुनिया में जो दिन मनाया जा रहा है आगाही से रिलेटेड, वो है ब्रोंकाइटिस डे। और ब्रोंकाइटिस सुनने में एक बड़ी आपको एक टेक्निकल बायोलॉजिकल टर्म लग रही है। इसका मतलब क्या है, ये बीमारी क्या है, ये जानेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दूं कि पाकिस्तान में ब्रोंकाइटिस एक दायमी बीमारी के तौर पर सामने आ रही है। और तिब्बी माहिरीन हमें ये बताते हैं कि इस बीमारी की बड़ी वजूहात में माजी के फेफड़ों के इन्फेक्शन, नमूनिया और ख़ास तौर पर टीबी के बाद फेफड़ों के पहुंचने वाला नुकसान शामिल है। अच्छा, तो ये ज़ाहिर है फेफड़ों वो की बीमारी है। माजी में अगर आपको फेफड़ों से मुताल्लिक कोई ऐसी बीमारी हुई हो तो वो अपने निशान एक तरह के वो छोड़ जाता है, या आपकी जो फेफड़ों की हेल्थ है उसको इतना मुतासर कर गया होता है कि उसके बाद जब आप बुज़ुर्ग होते हैं, बड़ी एज पर पहुँचते हैं, या इवन बच्चे जिनकी इम्यूनिटी बहुत कहते हैं ना कम होती है, उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो बढ़ती उम्र में इसका ख़तरा भी बढ़ जाता है। मुसलसल खांसी, ज़्यादा बलगम, सांस लेने में दुश्वारी, इसको मामूली नहीं समझना चाहिए, बर वक्त डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पल्मोलॉजी डॉक्टर सैफुल्लाह साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर सैफुल्लाह साहब। ज़रा बताइएगा, ये बड़ा मुश्किल सा नाम है ब्रोंकाइटिस, एम आई राइट? तो हाँ, ब्रोंकाइटिस, तो ये कैसे होती है? इसको फेफड़ों की बीमारी नहीं होती कैसे है? क्या वजूहात हैं? क्या माजी के जो बीमारियां हैं फेफड़ों की, उसका ये नतीजा होती है, या कुछ आप बताते हैं कि जिनियाती तौर पर है ये? बेसिकली हमें तो पहले डेफिनेशन का आइडिया होना चाहिए। ब्रोंकाइटिस का मतलब ये है कि जो एयरवेज हैं, सांस की नालियाँ हैं, उनकी सूजन है, उनकी इन्फ्लेमेशन है। उनकी सूजन होने की वजह से, रिकरेंट इन्फेक्शन होने की वजह से, बार बार इन्फेक्शन हुआ, फिर वहीं पे वो अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं होता है तो उसकी सूजन बढ़ती जाती है, साइज़ बढ़ता जाता है। नॉर्मली एक डायमीटर है, बट इसमें साइज़ फिर बढ़ता जाएगा। मतलब डायलेटेशन है, वो एबनॉर्मल डायलेटेशन है। बढ़ने की वजह से वो म्यूकस क्लियरेंस, जिसको हम बलगम कहते हैं, बलगम वैसे जो हम कफ करके सुबह में उठें तो कफ करके निकालते हैं, तो ये रुकना शुरू कर देता है। अब ब्रोंकाइटिस होने की वजह से सीलिया, जो एक मोटाइल अंदर सेल्स वगैरह होते हैं, एक लेयर होती है, मूव करवाते हैं ऊपर हमारी जो बलगम है उसको या सिक्रीशंस को, वो फिर उनकी मोटिलिटी भी कम हो जाती है। उसी की वजह से बलगम अंदर रुकता है। रुकने की वजह से फिर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं, जरासीम ग्रो होते हैं। वैसे नॉर्मली तो फ्लोरा होते हैं, बट वो फिर एग्रेसिवली ग्रो करना शुरू करते हैं। अब एक साइकिल सा बन जाता है, हम ट्रीट करें, फिर वो वहीं पे साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, री इन्फेक्शन हो जाए, फिर से इन्फ्लेमेशन हो जाए, फिर से सूजन, फिर डायलेटेशन और ज़्यादा इंक्रीज होता जाए, तो एक विशस साइकिल बनने की वजह से ब्रोंकाइटिस की चांसेस और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। और सिंपली आप लोगों ने ऑलरेडी उसके बारे में डिस्कस कर दिया कि एक तो बचपन में एक सिस्टिक फाइब्रोसिस है, उसके अलावा फिर जो है बचपन में ही रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रही हो। हम अगर एज़मा को प्रॉपरली ट्रीट ना करें तो वो भी ब्रोंकाइटिस में जा सकता है। इवन सीओपीडी, जिसको दायमी सांस की बीमारी कहते हैं, उसको भी अगर प्रॉपरली ट्रीट ना करें तो वो भी एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, वो भी उसी की तरफ में तो सैडली इनफ अगर आपको खांसी हो गई है, या आपको बुखार हो गया है, या आपको अगर चेस्ट पेन, तो ये तो बड़ी नॉर्मल चीज़ें हैं ना। एक हमने गोली रखी हुई है अपने पास, तो नाम मैं नहीं ले सकता, हाँ, तो वो हम 2 खाते हैं और उसके बाद हम कहते हैं अब ये हर बीमारी का इलाज ये गोली ही है। तो हम आपको लगता है हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए चेस्ट इन्फेक्शंस अगर आपको परसिस्टेंट खांसी हो रही है, रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रही हैं? एक तो इसको हमने इग्नोर नहीं करना है, उसके साथ हमें कफ, क्रॉनिक कफ, एक लंबे अरसे से कफ रह रही है, खांसी रह रही है, उसमें बलगम की प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा हो जाती है। सिंपल सी जो हम थोड़ा सा स्पिट आउट कर लेते हैं, इसका नहीं, इसमें कोपियस अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, बहुत ज़्यादा मिकदार में बलगम बनना शुरू हो जाता है। मतलब अगर ये पेशेंट्स कप रखें तो हाफ कप, फुल कप भी हो सकता है पूरे दिन में। इतनी अगर प्रोडक्शन हो रही है और बार बार हो रही है, उसमें कलर चेंज हो रहा है, ग्रीन, या उसमें ब्लड आ रहा है, तो इस चीज़ को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ब्लड आने की स्टेज तो बहुत आखिर की स्टेज होती होगी। हाँ, मुझे ये ज़रा बताइएगा कि एक आम खांसी में और इसमें हम फ़र्क कैसे कर सकते हैं? क्या प्रोलॉन्ग्ड हो तो हम फिर डॉक्टर से रुजू करें? लोग अमूमन जो कहते हैं ना ओवर द काउंटर, उन्हें कफ सिरप मिल रहे होते हैं, वही ले आते हैं। उसमें वो ये भी डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि ड्राई कफ है उन्हें या बलगम वाला कफ है। एग्जैक्टली एक तो कफ को हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि ड्राई कफ है तो ड्राई कफ के कॉजेज़ ही डिफरेंट हैं, और अगर वेट कफ है, प्रोडक्टिव कफ है, बलगम बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसकी कॉजेज़ ही अलग हैं। और वी पल्मोनोलॉजिस्ट डोंट प्रिस्क्राइब एनी काइंड ऑफ कफ सिरप।
अच्छा। कफ सिरप जो कफ है बेसिकली इट इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बाय बाय नेचर अल्लाह ने बनाया है। वो हमें क्लियरेंस करने के लिए एक वो होता है। अब कफ की टाइमिंग है, एक जो हमें थोड़े बहुत टाइम के लिए हो रही है, सुबह में हुई, दोपहर में हुई, किसी भी टाइम पे हुई या लेटने से हो रही है, तो ये इसका काज डिफरेंट है। बट एक कॉफ आपको कंटिन्यूसली हर वक्त कोई टाइम फिक्स नहीं है उसके दौरान हो रही है, तो इस कफ को तो बिल्कुल आप इग्नोर ना करें और टाइमली अपने डॉक्टर से के साथ डिस्कस करें कि क्या वजूहत हो सकती हैं जिसको हम ट्रीट करें। इसके तो मोस्टली कॉजेज़ ये हैं कि हमारे पास तो टीबी बहुत ज़्यादा है, तो टीबी अपना एक पोस्ट ट्यूबरकुलर इफेक्ट छोड़ के जाता है, तो उसके बाद भी ब्रोंकाइटिस होती है, इम्यूनिटी कम होने की वजह से होती है, रिकरेंट इन्फेक्शंस होने की वजह से होती है। ब्रोंकाइटिस अब जो बीमारी है दायवी बीमारी है, लेकिन ये क्योरेबल है, इसका क्या इलाज है? बेसिकली ट्रीट इसी को इस तरह से किया जाएगा कि जिन इन्फेक्शंस की वजह से बार बार हो रहा है उस इन्फेक्शन को ट्रीट करें। जो कॉज है जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो उसको ट्रीट करें। अगर एज़मा के रिकरेंट इन्फेक्शंस या एज़मा की बार बार एग्जासर्बेशन या बार बार अटैक्स होने की वजह से हो रही है तो दमे को कंट्रोल करने की कोशिश करें। जो वजूहत हैं बेसिकली उनको कंट्रोल करना है और उसी के साथ हमने पेशेंट को समझाना होता है कि आपने अपनी एयरवे, सांस की नालियों को क्लियर कैसे करना है। कफ सिरप नहीं देके बल्कि उसको फिजियोथेरापी समझाते हैं, एयरवे क्लियरेंस के अपने तरीके समझाते हैं। इसकी भी फिजियोथेरापी? हाँ, फिजियोथेरापी होती है, रिहेबिलिटेशन होती है। फिजियोथेरापिस्ट इनके लिए स्पेशली वो चीज़ें समझाते हैं कि बलगम जैसे अगर टीबी के एक साइड पे कहीं पेच था वहाँ से बलगम आ रहा है तो इसको हमने जो बलगम बन रहा है उसको ड्रेन कैसे करना है वो तरीके भी प्रॉपर्ली समझाए जाते हैं कि थोड़ा सा बता दें, कोई वैक्सीनेशन है जो प्रिवेंटिव हो, जैसे नमूनिया की अक्सर लगवाते हैं बुजुर्ग अफराद को आफ्टर 60 इयर्स, तो इस तरह की कोई है वैक्सीनेशन? बेसिकली वैक्सीनेशन इज़ नॉट फॉर ब्रोंकाइटिस। वो उसकी रिकरेंट इन्फेक्शन होने से बचाने के लिए, मतलब ज़ाहिर इन्फेक्शन बार बार होगा तो वो उसकी जो एक्सटेंड है वो और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो उसके लिए नमूनिया की वैक्सीनेशन है और वायरल वैक्सीनेशन। उनमें पहला नीमोकोकल वैक्सीनेशन, सेकंड वन इज़ इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन। ये दोनों हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये टाइमली सीजन सितंबर अक्टूबर का? सितंबर टू फेब ज़्यादातर हम प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि मौसम के चेंजेस हो रहे होते हैं। इन्हीं टाइम के दौरान वायरल जो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वायरल होता है तो सुपर रेडेड बैक्टीरियल। अच्छा, आजकल तो कुछ एक नया ही वायरल कह लें, या जो एलर्जिक लोग थे जिनको आप बता रहे हैं कि सितंबर टू फेब वाले मौसम में एलर्जीज ट्रिगर होती थी, अब गर्मियों में आप सोचें कि जून के महीने में वो छींक रहे हैं और नज़ला ज़ुकाम तो खैर कम होता है, लेकिन छींकें बहुत आ रही हैं, आंखें लाल हैं, रेड पैचेस बने जा रहे हैं आपके बॉडी के ऊपर। ये इस मौसम में फिर आप वो कहते हैं वैक्सीन कहाँ से लगाएं? इस मौसम में तो वैक्सीन अब आती भी नहीं है, तो फिर क्या करें? नहीं, वैक्सीनेशन आर अवेलेबल ऑल ओवर द ईयर, बट हम एक टाइम पीरियड फिक्स करते हैं कि इसी दौरान ज़्यादा होती हैं। बाकी एलर्जीज किसी भी टाइम हो सकती हैं, एक्सट्रीम कोल्ड में भी हो सकती हैं, एक्सट्रीम जो है हॉट वेदर में भी हो सकती हैं, तो उसी हिसाब से उसको ट्रीट किया। जो हमारा आजकल का एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन है, फिर स्मॉग का एक सीज़न आता है, कराची की बात कर लें तो यहाँ तो ऑलरेडी सफाई का फुकदान है, क्या ये भी हमारे फेफड़ों की सेहत को असरअंदाज करता है? एग्जैक्टली अगर आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छी नहीं है तो हम तो इनहेल कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? जो भी पोल्यूटेड एयर है वो हम इनहेल करते हैं, पूरा लंग्स में जा रही है। ऑलरेडी एक लंग अफेक्टेड है, उसमें इस तरह की अफेक्टेड एयर जाए तो ज़ाहिर उसमें वायरल, बैक्टीरियल और पोल्यूटेड एयर जो है उसमें जो जितनी भी एनवायरमेंटल स्मॉग ये सारी चीज़ें हैं तो उसको और ज़्यादा बस करती हैं। ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे से हमें ब्रोंकाइटिस के बारे में समझाया और इससे कैसे कोप अप करना है और इसका क्या इलाज है। ये आप होप कि अब आप लोगों ने समझ लिया हो।